नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और हाथरस में सियासी दौर लगातार जारी है। शनिवार को राहुल और प्रियंका गांधी के दौरे के बाद आज समाजवादी पार्टी का एक 11 सदस्यीय दल हाथरस दौरे पर जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस नहीं जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अध्यक्षता में दौरा करेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो एक एसपी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज हाथरस जाने वाला है। हालांकि पहले यह खबर आई थी कि अखिलेश यादव जाएंगे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव नहीं जाके प्रदेश अध्यक्ष, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी टीम दौरा करेगी हाथरस का। वहां पर पीड़ित परिवार से इनकी मुलाकात होगी और फिर अखिलेश यादव को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो लगातार इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, सियासत हो रही है और अब एसपी का डेलीगेशन आज हाथरस पहुंचने वाला है। जहां एक तरफ सपा का डेलीगेशन हाथरस जाने वाला है, इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हाथरस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। तो हाथरस के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, संजय सिंह उनके साथ होंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिसिया रवैये को लेकर लगातार आलोचनाओं में घिरी योगी सरकार ने केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। सीएम योगी ने ट्वीट कर खबर की पुष्टि की है। हम आपको बता दें कि विपक्षी दलों की ओर से मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना और उससे जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकरण की विवेचना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति कर रही है और इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो शनिवार को पूरे दिन सियासी हंगामे के बाद आखिर शाम को हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका दर्द साझा किया राहुल और प्रियंका ने। दिन भर चले सियासी हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मीडिया के जमावड़े के बीच राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से करीब 40 मिनट तक बात की। प्रियंका गांधी ने पीड़ित की मां को गले से लगा लिया। इसके बाद पीड़ित की मां फफक फफक कर रो पड़ी। इस दौरान प्रियंका भी भावुक नजर आई। न्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। राहुल बोले, दुख की घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ में है। राहुल इनसे कागज साइन करवाएंगे। योगी जी को समझ में कागज साइन करवाना चाहते हैं। राहुल प्रियंका के साथ अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक भी पहुंचे थे। डीएनडी पर राहुल प्रियंका का काफिला रोके जाने के बाद प्रशासन ने सिर्फ 5 लोगों को जाने की मंजूरी दी थी। पहले राहुल 35 सांसदों के साथ हाथरस जाने वाले थे। डीएनडी पर पुलिस से समर्थकों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया। इधर सीएम योगी ने कहा कि सबको न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के हाथरस दौरे पर निशाना साधा। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनेता स्वयं अगर किसी भी विषय पर राजनीति करना चाहता है तो एक लोकतांत्रिक देश में मैं उस नेता को रोक नहीं सकती, लेकिन जनता ये समझती है कि उनकी हाथरस के तरफ जो कूच है वो उनकी राजनीति के लिए है, इंसाफ के लिए नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि पुलिस से अपराध रुक नहीं रहे, पुलिस सिर्फ राहुल प्रियंका के पीछे लगी है। कोई जाना चाहता है किसी पीड़ित परिवार से गमी के इस माहौल में, तो कौन सा अपराध है। और वहीं सीएम योगी ने हाथरस कांड पर कहा है कि अंतिम व्यक्ति को भी न्याय दिलाना ही सरकार की प्राथमिकता है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षुगण से मेरी अपेक्षा है
कि अंतिम पीड़ित व्यक्ति तक न्याय दिलाने में आपकी क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिए। और राहुल गांधी और प्रियंका के पहले हाथरस में पीड़िता के परिवार से डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मुलाकात भी हुई। परिवार को न्याय का पूरा भरोसा इन अधिकारियों ने दिलाया है। राहुल प्रियंका से पहले अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान अवनीश अवस्थी ने पूरे इत्मीनान से पीड़ित परिवार की हर शिकायत सुनी, हर बात को डायरी में नोट किया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा भरोसा दिया। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और उन सब बातों को हम लोगों ने नोट भी किया है। हम लोगों ने, जैसा मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, हमारी एसआईटी 3 अधिकारियों के भी जाएगी और एक एक बिंदु पर उनसे जो है नोट करके उसका हल निकालने का कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है। परिवार ने अपनी जो आशंकाएं और चिंताएं हैं उससे हम लोगों को अवगत कराया है। हमने उस पर विचार किया है और उस पर यथापेक्षित निर्णय संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिए गए हैं और वो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और हाथरस में पीड़िता की भाभी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि दरिंदों को तड़पा तड़पा कर मारा जाए, साथ ही अधिकारियों पर धमकी देने का भी आरोप उन्होंने लगाया। हाथरस में पीड़ित के गांव में जाने की इजाजत मिलते ही न्यूज 18 पीड़ित के घर पहुंचा। पीड़ित की भाभी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की। भाभी ने कहा कि दरिंदों को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारा जाए। हमें इंसाफ मिले, हमारी बेटी जिस तरीके से मारी है तड़प तड़प के, उस तरीके से उन दरिंदों को भी मारा जाए, उन दरिंदों को दंड दिया जाए। उनको दरिंदे जो उनको जैसा हमारी डेड बॉडी जैसा हमारी बेटी की हमें नहीं लेनी है, उनके कई माँ बाप को उनको भी नहीं मिलना चाहिए। हाथरस की बिटिया की भाभी ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी बार बार धमका रहे हैं कि पैसा लेकर मामले को रफा दफा करो। यही बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, इसे रफा दफा कर दो, इसको पैसा लो, रफा दफा करो, पर हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बेटी का। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 दिन की कहानी यहाँ के जो परिवारीजन है पीड़िता के, वो बता रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, किस तरह से अधिकारियों ने यहाँ इनको बंधक बना के रखा हुआ था। और हाथरस में पीड़िता के भाई ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें योगी सरकार में पूरा भरोसा है और उन्हें पूरा इंसाफ मिलेगा। वहीं हाथरस में पीड़ित के भाई ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि जब हमने डीएम और एसपी से पूछा कि उन्होंने उनकी बहन की डेड बॉडी तक क्यों नहीं देखने दी, तो उन्होंने बहुत बेतुका जवाब दिया। डीएम साहब और एडीएम साहबों के वगैरह एसपी साहब भी थे, वही कह रहे थे आपको ये बताइए डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको, अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाती तो आपको उसमें कुछ जानते, पढ़ लेते, इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। मैंने कहा ये तो हम नहीं जानते, खैर हम डेड बॉडी के बहन के दर्शन तो करा दीजिए, उसको या फोटो खींच के दिखाई कि हमारी बहन की डेड बॉडी है या नहीं है, या अगर आपको हम डेड बॉडी दिखाते तो आप उसको देख भी लेते, क्योंकि उसका पूरा सर फटा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, पूरा शरीर उसका सिला हुआ होता है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग। ताबड़तोड़ एक्शन के बीच जिले के नए एसपी विनीत जायसवाल ने कमान संभाली है। उन्होंने न्यूज 18 से कहा है कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाना है। सीनियर अधिकारी यहाँ आने वाले हैं, उनके साथ भी अभी गांव पे हम जाएंगे, फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जैसी होंगी उसके हिसाब से फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। और हाथरस मामले में लापरवाह पुलिस वालों पर तो गाज गिर चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार को धमकी देने के आरोप झेल रहे जिलाधिकारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर डीएम को क्यों बचाया जा रहा है? हाथरस कांड में योगी सरकार ने पुलिस महकमे में तो शुक्रवार को रात ही कार्रवाई कर दी थी, लेकिन डीएम साहब अभी भी डटे हुए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अब तक डीएम प्रवीण कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। सवाल उठ रहा है कि क्या डीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सबसे ज्यादा लापरवाही प्रशासन की ओर से देखी गई। शुक्रवार को सीएम योगी के निर्देश के बाद एसपी विक्रांत वीर, सीओ राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल महेश पाल और सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन अब तक डीएम साहब पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हाथरस मामले पर फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद को न्याय की सरकार कहती है, उसकी सरकार में ऐसा हो रहा है तो ये सरकार का फेलियर है। नहीं, मैं आप जिस तरीके से भी इसको देखें, दिस इज अ फेलियर, बिल्कुल जो स्टेट की सरकार है उसका फेलियर है। हादसा होने से लेकर उसकी मैनेजमेंट तक जो हो रहा है, ये सब आप द ओनस लाइज ऑन द स्टेट गवर्नमेंट।
और खास करके एक ऐसी सरकार जो अपने आप को ऐसा दिखाती है कि हम नो नॉनसेंस हैं और बहुत स्ट्रांग हैं और बिल्कुल हम जो क्या कहते हैं मतलब न्याय करने पे बहुत हमारा जो इमीडिएट हमारा एक्शन होता है, ऐसी जो सरकार है और उस सरकार के द्वारा ऐसा एक बिहेवियर देखना सभी लोगों के लिए अजीब है और मेरे लिए भी। और कानपुर देहात इलाके के गहुलिया गांव में पिछले 8 दिनों से लापता लड़की का नर कंकाल मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गांव के बाहरी खेत में नाबालिग लड़की के बाल और कपड़े भी कंकाल के पास ही पड़े मिले। कपड़ों के जरिए ही लड़की की पहचान की गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की जांच अब शुरू कर दी है। आज 15 वर्ष की लड़की की हत्या कर दी गई है। लड़की के पिता ने अपने 2 भाइयों के विरुद्ध तहरीर दी है। उन पर आरोप लगाया है कि उनसे उनकी रंजिश चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था और उन्होंने उनको धमकी भी दी थी कि उनको देखेंगे और उनका कहना है कि इन लोगों ने मिलकर हमारी बेटी की हत्या की है। इस पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों आरोपी हिरासत में हैं और जो भी विधिक कार्रवाई। तो कपड़ों के जरिए नाबालिग किशोरी की पहचान की गई क्योंकि लड़की काफी दिनों से गायब बताई जा रही थी और जब उसका शव मिला तो कंकाल के रूप में उसका शव मिला। हालांकि परिजन अब कह रहे हैं कि शायद इसकी हत्या की गई है। 8 दिन से ये नाबालिग गायब थी। पहचान किस तरह से हुई? क्योंकि उस लड़की के कपड़े और बालों के जरिए उसकी पहचान की गई। नरकंकाल मिलने के बाद जो परिवारीजन थे वो काफी दुखी थे। उनका कहना था कि उन्हें शक है कि कहीं इसकी हत्या ना की गई हो। बातचीत करने के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, कितने दिनों पहले ये लड़की गायब हुई थी? अब जब शव मिला है, पुलिस किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है? लगभग 10 दिन पहले ये लड़की अचानक से गायब हो गई थी और उसके बाद से परिजनों ने जब इसकी गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे तो पहले तो रूरा थाना प्रभारी निरीक्षक इसका हाथ उड़ाते रहे। चूंकि ये 16 साल की लड़की थी, नाबालिग थी और 16 वर्ष की उम्र की थी, तो पहले इसका करीब काफी देर तक मामला दर्ज नहीं हुआ और जब ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में हुआ तो उन्होंने महज गुमशुदगी दर्ज की। इसके बाद इस लड़की के परिजन लगातार थाने के चक्कर लगाते रहे। क्योंकि ये गरीब तबके के लोग थे, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास पहुंच नहीं थी, तो पुलिस ने इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की और आखिरकार उस लड़की का शव खेत पर मिलता है जिसमें टुकड़े मिले हुए हैं। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसके कपड़े और उसके शव के कुछ टुकड़े वहां पर। सौरभ, परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर जो हमारे पिता से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के संग गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई है और पुलिस बेवजह इस मामले को तूत बदल करके जमीनी विवाद दिखा रही है। इनका साफ तौर पर आरोप है कि इसमें पूरे मामले में 5 लोग आरोपी हैं जिन्होंने गैंगरेप भी किया है और लड़की की हत्या की है और पुलिस ने इस मामले को जमीनी विवाद में अपने आप। चलिए सौरभ, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो सौरभ बता रहे हैं कि शुरुआत में पुलिस ने सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। जब शव मिला है, लड़की का कंकाल मिला है, वहां पर कपड़े उसके मिले हैं, उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। और कानपुर में नशेबाजों के नशे की हालत में जमकर मारपीट हुई है। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। मामला नौबस्ता के झंडेवाल चौराहे का है, जहां पर शाम को नशेड़ियों की महफिल जम जाती है और आए दिन मारपीट और विवाद करते दिखाई देते हैं। कई बार पुलिस को भी जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया और एक बार फिर नशेड़ियों की ये लड़ाई और अपने कारनामों के लिए चर्चित कानपुर पुलिस का एक और कारनामा सामने आया। यहां पर ओवरलोडेड ट्रकों से वसूली करते हुए एक होमगार्ड का वीडियो वायरल हो रहा है। महकमे में अब इसको लेकर हड़कंप है। सचंडी थाने में तैनात होमगार्ड रामदयाल ट्रकों से खुलेआम वसूली किया करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड ट्रक को पास करने के बदले ये 100 से 500 रुपए तक वसूली करता है। और बॉलीवुड में ड्रग्स मामले पर जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बॉलीवुड में ड्रग्स होता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। अक्षय कुमार ने मीडिया से भी संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान को वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है।
नारकोटिक्स और ड्रग्स के बारे में आजकल बात हो रही है। मैं आज दिल पे हाथ रख के कैसे आपसे झूठ बोल दूं कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती, जरूर करती है। वैसे ही जैसे हर इंडस्ट्री पर हर प्रोफेशन में होती होगी, पर हर प्रोफेशन का हर इंसान उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है। ड्रग्स इज अ लीगल मैटर और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और कोर्ट्स इस पे जो भी जांच, जो भी एक्शन ले रही है वो बिल्कुल सही होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का हर इंसान उनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। पर प्लीज हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसा तो मत करो ना कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एक ही बदनाम दुनिया जैसी नजरों के साथ देखने लगो। ये सही नहीं है। मैं मीडिया से तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपना काम, अपनी आवाज उठाना जारी रखे, लेकिन प्लीज थोड़ा सेंसिटिवली, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज किसी इंसान के सालों की रेपुटेशन, बरसों की कड़ी मेहनत को बर्बाद करके रख देगा। और अटल टनल के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता का उदाहरण पेश किया। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्टाफ से उनकी मदद करने को कहा, साथ ही अपनी टीम से इलाज भी कराया। उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए। और ब्रेक के बाद फिरोजाबाद से खबर लेते हैं। फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर दबंगों द्वारा तमंचा लहराने की खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला फुलवाड़ी इलाके का है, जहां पर बच्चों के विवाद में बड़े भी कूद पड़े। दबंगों ने तमंचे से फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपी भीकम सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिया है। क्या वजह रही कि इतने दिनों बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है? ये वीडियो वायरल होने के उपरांत ही उसने दिया तहरीर दिया है, उसके बारे में करना क्या है, उसके पहले कोई तहरीर थाने पर नहीं गई। और बरेली में एक प्रेमी जोड़े का पुलिस ने चौकी में ही निकाह करा दिया। मामला रीछा इलाके का रहने वाला तौकीर और सोफिया का, जिनका आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों के परिवारीजन इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे थे और शादी से इनकार कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस तक बात पहुंची। पुलिस ने दोनों परिवारों को आपस में मिलवाकर शादी के लिए राजी कराया और इसके बाद बैरियर 1 चौकी के अंदर ही प्रेमी प्रेमिका की शादी करवाई गई। पूरे इलाके में ये शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। लड़के वाले के सब साथ में, लड़की वाले भी हैं, जो लड़की वालों के साथ में लड़की के भाई हैं, वो यहाँ मौजूद है। मतलब सर्वा करने के लिए, उसको साइड करने के लिए, जिम्मेदारी संभालने के लिए वो यहाँ मौजूद है यहाँ पर। अच्छा। और लड़की का निकाह हो रहा है उनके सामने। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।